हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कल नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, तो आज उसी वीडियो के साथ हम आ चुके हैं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया। मैं इसमें सबसे पहले आपको क्या बताऊंगा, इसका बेसिक बताऊंगा। इसका सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, बेसिक बताऊंगा। इसके बाद इसमें क्या क्या फॉर्मूला यूज हुए हैं वो लिखेंगे हम, यानी कि इसमें फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, इस तरह से चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा इस वीडियो में। तो बेसिक में देखिए, सबसे पहले ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यही क्यों स्टार्ट किया, तो देखते हैं। बात करें हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ये मतलब होता है कि जो भी हम एक कोई भी हम मान लेते हैं, हम एक मैनेजर हैं, हम एक कंपनी में काम करते हैं। अब हमारे सामने दो चीजें पड़ी हैं, दो सामने प्रोजेक्ट पड़े हैं। सामने क्या पड़े हैं, दो प्रोजेक्ट पड़े हैं। प्रोजेक्ट ए और एक प्रोजेक्ट बी। ठीक है, दो प्रोजेक्ट पड़े हैं हमारे सामने, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। अब मुझे जो है इससे 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं अगर मैं ये काम करता हूं, और इससे मुझे जो है 1.5 लाख रुपए मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं ये काम करता हूँ प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी, तो हम कौन सा प्रोजेक्ट जो है एक्सेप्ट करें। तो हमारे सामने दो ऑप्शन है। तो कोई कहेंगे भाई हमें 1.5 लाख वाला प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम इसमें बात करें तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि भाई हमें यहाँ पे 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, यहाँ 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, लेकिन इनकी पहले अगर हम इसको एक्सेप्ट करते तो हमें करना क्या होगा, हमारे पास इसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी। क्या पता इस 1 लाख रुपए वाले में हमारी कॉस्ट जो है सिर्फ वो 50,000 हो, और इस लाख रुपए वाले 1.5 लाख रुपए वाले में हमारी कॉस्ट 1,20,000 हो, 1.2 लाख हो। तो हमारा फायदा किस में है, प्रोजेक्ट ए में या प्रोजेक्ट बी में। तो इसको डिस्कस करने के लिए जो कॉस्ट निकाल ली है ये 50,000 रुपये और ये 1,20,000 रुपये, ये कैसे निकलेगी, इसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप हम बताते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, फिर इसको रेडी भी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इसको हम क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, क्या बोला जाएगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ए फर्म must earn on his investment। ऑन हिज इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। तो जो जिस भी प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट करेगी, कंपनी जो है इन्वेस्ट करेगी, तो उसको उस पर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि जितना उसकी कॉस्ट है कम से कम उसको उतना तो मिलना चाहिए, ऊपर जितना मर्जी हो, है ना। तो इसको बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अब देखिए यहाँ पे हमने जो है, हमें ये पता है कि इसमें जो कैपिटल है, एक पर्सन जो है खुद इतनी इकट्ठी नहीं कर सकता, उसको अलग अलग तरीका से, यानी कि अलग अलग सोर्सेज होती हैं उसको कलेक्ट करने के। तो हमें पता है कि हम किस किस तरह से अपना पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास सोर्सेज क्या हैं, हमारे पास सोर्सेज क्या क्या हैं। सोर्सेज ऑफ फिनांस, क्या क्या सोर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास इक्विटी कैपिटल होगी, फिर प्रेफरेंस कैपिटल, नेक्स्ट डेट, यानी कि हम लोन लेंगे, ये हम इसे डिबेंचर बोल सकते हैं। इसके बाद रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग्स।
अब हमें सबको पता है कि भाई इक्विटी कैपिटल क्या होती है, प्रेफरेंस कैपिटल क्या होती है। अब भाई हमने बचपन में पढ़ रखा है, यानी कि हमने +1 +2 में डिस्कस कर रखा है, फिर भी इसको थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्या होती है। जैसे इक्विटी, जो हमने जो ओनर का पैसा लगा हो तो उसे इक्विटी बोलते हैं, यानी कि जो पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है, कहता है मेरे को एक ओनर बनना है इस कंपनी का, वो जो पैसा लगाएगा उसे इक्विटी बोला जाएगा। और प्रेफरेंस किसे बोल जाता है कि भाई हमें ओनर नहीं बनना, सिर्फ हमें एक रेगुलर इनकम होती रहे, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, प्रेफरेंस कैपिटल में करते हैं इसको इन्वेस्ट। फिर इसी तरह से कंपनी अगर लोन लेना चाहती है कि भाई मैं अपने ओनर्स और नहीं बढ़ाना चाहती, मेरे को लोन लेना है तो मैं लोन लूंगी। अगर ऐसा है कि हमारे पास पहले से ही कुछ हमने पहले पैसे ले रखे थे, उससे कुछ पैसा बचता है या प्रॉफिट होने के बाद कुछ हम हिस्सा रख लेते हैं अपने पास, उसे रिटेन अर्निंग बोला जाता है। तो इनकी कैपिटल यानी कि इनकी कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, इनको किस तरह से रिप्रेजेंट करती हैं। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम के से डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। जो इक्विटी की कॉस्ट होगी उसे हम के ई के नाम से डिनोट करेंगे, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी। के का मतलब कॉस्ट, ई का मतलब इक्विटी, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इस तरह से इसको क्या बोला जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, वेरी गुड, के पी बोला जाएगा। डेट वाले को के डी बोला जाएगा और रिटेन अर्निंग को के आर बोला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये जो है इनको बोला जाता है, अलग अलग तरह के सोर्स होते हैं। अब इसमें बात करें, जो इक्विटी की कॉस्ट होती है वो क्या होती है। हमने कैपिटल पढ़ रहे हैं, इक्विटी हमने पढ़ा क्या होता है, लेकिन इसकी कॉस्ट क्या होगी, कैलकुलेट तो हम बाद में करेंगे, पहले देखें तो ये होती क्या है। तो इसकी इक्विटी की कॉस्ट क्या होती है, प्रेफरेंस की कॉस्ट क्या होती है। इक्विटी को इशू करने के लिए जो उस पर एक्सपेंस होते हैं, इक्विटी को इशू करने के बाद एक्सपेंस के बाद हम उस पर डिविडेंड भी देंगे, तो ये दोनों इसकी कॉस्ट होंगी। इसी तरह से प्रेफरेंस में भी हम क्या करेंगे, इशू करने के लिए कुछ एक्सपेंस होंगे, उस पर इसकी डिविडेंड होगी, उस पर भी हमारे पास जो है इसका कॉस्ट बन जाएगी। इसी तरह से हम बात करें डिबेंचर्स पे भी हमारे पास इंटरेस्ट देना पड़ता है, इंटरेस्ट भी एक कॉस्ट है, यहाँ पे डिविडेंड है, इस तरह यहाँ पे भी डिविडेंड है ना। लेकिन कॉस्ट जो है यहाँ पे तो पता लग रही है हमें कि ये हो सकती है, लेकिन रिटेन अर्निंग की क्या कॉस्ट होगी सर। देखिए रिटेन अर्निंग की क्या कॉस्ट होती है, जो आपने पैसा अपने पास रखा हुआ है, अगर ये पैसा आप किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास वहां से पैसा आएगा ना। ये हमने किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट करने से यहाँ पे हमारे पास रिटर्न्स आ रही हैं, ये जो हम रिटर्न्स छोड़ रहे हैं, यानी कि इसको जो हम ये कौन सी कॉस्ट होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। कौन सी कॉस्ट होती है, ये अपॉर्चुनिटी, जो हम कोई बेटर चीज के लिए हम पहले वाली चीज को छोड़ रहे हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसे बोला जाएगा, अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाएगा। अब ये डिविडेंड कॉस्ट में आएगा, ये भी डिविडेंड कॉस्ट में आएगा, ये इंटरेस्ट कॉस्ट है और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अभी बात करें हम एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट के बारे में, ये भी हमारे पास कॉस्ट होती है, हमें पता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो है जो हमें पे करनी पड़ेगी, जैसे कि हम इन तीनों में क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, है ना, इसके क्या बोला जाता है, एक्सप्लिसिट, और इसे क्या बोला जाता है, इम्प्लिसिट। इसको हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में एक बार दोबारा बता देता हूं क्या होती है। एक्सप्लिसिट वो कॉस्ट होती हैं जो हमें बिजनेस के बाहर पे करनी पड़ती हैं, पे आउटसाइड द बिजनेस, ये हमें बिजनेस में पे करनी पड़ती है, बिजनेस के बाहर, और ये इनसाइड द बिजनेस। ठीक है, ये बिजनेस के अंदर की कॉस्ट होती है और ये बिजनेस के बाहर की, यानी कि किसी ना किसी को हमें पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये तरह के हमारे पास अलग अलग तरह की कॉस्ट है। अभी ये मैंने आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दिया था, अब इसको हम बुक से पढ़ते हैं कि क्या क्या लिखा होता है हमारे पास। तो बुक में अगर हम देखते हैं, हमारे पास सबसे पहले देखिए ये रहा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 10th चैप्टर होगा हमारी बुक का। तो इसमें क्या लिखा हुआ है सबसे पहले देखेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, मिनिमम या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होती है ये। ठीक है, तो अगर हम इसका मीनिंग लिखना चाहें तो मीनिंग के लिए डेफिनेशन हम याद करेंगे, डेफिनेशन में बहुत अच्छी लिखी हुई है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग और कट ऑफ रेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि कैपिटल पे जो हम खर्चा करेंगे उसकी जो कट ऑफ है, यानी कि उसकी जो कॉस्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलेंगे। इसी तरह से एक और याद रखेंगे,
द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न ए कंपनी मस्ट अर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ द कंपनी। वैल्यू को मेंटेन करने के लिए जो हमें रिक्वायर्ड रेट रिटर्न चाहिए उसे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ से हम एक मीनिंग याद करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो है टॉपिक में नया है सिग्निफिकेंस, यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, विशेषता क्या है। तो सबसे पहले इसकी क्या विशेषता है, क्या खासियत है, कहता है ये हमारे को क्या हेल्प करवाती है। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें पता लगती है तो इससे हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर जो है बना सकते हैं, उसको डिजाइन कर सकते हैं। भाई हमें इक्विटी से इतना पैसा लेना है, इक्विटी के बाद हमें प्रेफरेंस से इतना लेना है पैसा, यानी कि अलग अलग सोर्सेज। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग सोर्सेज का स्ट्रक्चर बनाना, जिसके अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या क्या इंक्लूड होगा। कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारे पास इक्विटी आ जाएगी, प्रेफरेंस आ जाएगा, प्रेफरेंस आ जाएगा, प्रेफरेंस के बाद हमारे पास इक्विटी कैपिटल आ जाएगी, प्रेफरेंस कैपिटल आ जाएगी, डेट आ जाएगा हमारे पास, इसी तरह से और रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगी। इसमें हम लॉन्ग टर्म जो है चीजें कवर अप करेंगे, यानी कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज क्या क्या है, उसमें हम कैपिटल स्ट्रक्चर में उसको इंक्लूड करते हैं। तो उसको किसमें कितना पैसा हमें चाहिए वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बताएगी। भाई आपको इक्विटी में इतना पैसा, इक्विटी से इतना पैसा रेज करना चाहिए, प्रेफरेंस इतना करना चाहिए, वो कैसे बताएगा, क्योंकि हमें पता होगा भाई अगर हम इक्विटी लेना चाहते हैं, अगर इक्विटी हमें जो है रेज करते हैं तो क्या हम अपनी कॉस्ट को पूरा कर पाएंगे, क्या हम उससे ऊपर बढ़ पाएंगे या नहीं। तो इसीलिए जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की एक खासियत है कि वो हमारी हेल्प करती है कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाने के अंदर। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट है, हेल्पफुल इन टेकिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अब कैपिटल बजटिंग डिसीजन में भी ये हमारी हेल्प करता है, यानी कि जो हमने कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा था वो हमारा नेक्स्ट जो है चैप्टर है 11th चैप्टर। ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके बाद हमारे पास बताया क्या हुआ है, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कौन से डिसीजंस होते हैं, जो हम लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो मैंने मान लीजिए मैंने एक मशीनरी खरीदनी है, अब वो मशीनरी मैं खरीदूं या ना खरीदूं, वो मशीनरी खरीदूं या ना खरीदूं, क्या मेरे को उससे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम जो सबसे पहले उसकी कॉस्ट निकालेंगे। भाई मशीनरी मैं ले रहा हूँ, उससे कॉस्ट मेरी इतनी आएगी, क्या उस पर रिटर्न्स मेरे को कितने सालों में कितने कवर हम कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेना। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, कैपिटल बजटिंग के अंदर कैपिटल बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में हमें इन्वेस्ट करना होगा, अब वो हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है, वो हमारी हेल्प कौन करेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि ये वाला चैप्टर हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, इसके अंदर कैपिटल बजटिंग के अंदर हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे मैंने आपको बता रखा है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके आप इसका सिलेबस भी कवर अप देख सकते हैं कि क्या क्या उसमें बताया गया है। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल एफिशिएंसी ऑफ टॉप मैनेजमेंट। अब यहाँ पे क्या बताया जाएगा कि यहाँ पे जो टॉप मैनेजमेंट है उसकी वो एफिशिएंसी कैसी है। तो इसके अंदर हम भी वैसे ही पता करेंगे जैसे कि बाकी करते हैं। जैसे कि क्या लिखा है, concept of cost of capital can be used to evaluate the financial efficiency of top management. Such an evaluation will be involve a comparison of projected overall cost with the actual cost of capital incurred by the management. मैनेजमेंट पर इसमें क्या बताया गया कि जो मैनेजमेंट पे एक्चुअल कोस्ट है, एक्चुअल कोस्ट का कंपैरिजन हम किससे करेंगे, ओवरऑल कोस्ट से करेंगे। फिर उसमें चेक किया जाएगा कि हमारे लिए वो फायदेमंद है या नहीं है। अगर लोअर द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेटर इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, अगर एक्चुअल कॉस्ट कम आती है हमारे ओवरऑल कॉस्ट से तो हम क्या कहेंगे कि हमारी मैनेजमेंट क्या है, एफिशिएंसी है, यानी कि उनके वो अच्छी है। इस तरह से नेक्स्ट हेल्पफुल इन कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अब हम कंपैरिजन कर पाएंगे अलग अलग सोर्सेज का, यानी कि जो हमारे पास अलग अलग चीजें थी, जैसे कि इक्विटी है, प्रेफरेंस है, लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, डिबेंचर्स हैं, रिटेन्ड अर्निंग है, इनका कंपैरिजन कर पाएंगे बहुत इजीली, क्योंकि हमें पता होगा भाई इसकी कॉस्ट इतनी है और दूसरे की कॉस्ट कितनी है। अगर हमें पता ही नहीं कि कॉस्ट कितनी कितनी होगी तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि भाई कौन से में हमारा फायदा है, कौन से में हमारा नुकसान है। इसी तरह से नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, लास्ट इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्पफुल इन टेकिंग अदर फाइनेंशियल डिसीजन। हम अलग अलग तरह के और डिसीजंस ले सकते हैं कि भाई हमें डिविडेंड कितना देना चाहिए, डिविडेंड पॉलिसी, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे डिविडेंड पॉलिसी के बारे में तो किस तरह की हमें डिविडेंड पॉलिसी अपनानी चाहिए वो भी हम इसी चैप्टर से डिस्कस करते हैं। राइट इश्यूज
वर्किंग कैपिटल भी हम इसी से डिस्कस करेंगे। तभी मैंने कहा था ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे बाकी चैप्टर्स में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अगर हमें कॉस्ट के बारे में पता लग जाता है तो। अगर वैसे हो जाते, लेकिन अभी इससे ये करेंगे ना पहला चैप्टर, तो हमें बाकी चैप्टर्स में ईजी रहेगा। इसी तरह से नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट उस पर कैसा है, अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उस पर रिस्क क्या होगा, कम होगा, फिर उस पर हमारे कॉस्ट कितनी रहेगी, इस तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बिजनेस रिस्क, बिजनेस का रिस्क कैसा है उस पर हम देखेंगे। एबीआईटी के बारे में, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, उसमें चेंज कैसे करते हैं, फिर उससे रिस्क कैसे क्रिएट होता है। इसी तरह से फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, कहता है ये आपके अफेक्ट करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। ये किस तरह से करता है, कहता है द हायर द प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म हायर द फाइनेंशियल रिस्क। अगर आपका डेट ज्यादा है एज कंपेयर टू इक्विटी, तो क्या होगा, हमारे को रिस्क ज्यादा रहेगा, फाइनेंशियल रिस्क हमें ज्यादा रहेगा, क्योंकि हमें प्रॉफिट हो ना हो डिबेंचर का जो इंटरेस्ट बनता है वो हमें पे करना पड़ेगा। तो इससे हमारे पास क्या होगा, बर्डन ज्यादा हो जाएगी। अगर हम बिना सोचे समझे डेट को खरीद लेते जाएंगे तो हमारे को ये नुकसान दे सकता है। तो ये हमारे लिए क्या होगा कि कॉस्ट को अफेक्ट कर सकता है आपकी। इसी तरह से नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर कैसा है, उसमें क्या क्या चीजें लगी हुई हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म फंड्स are more costly than short-term funds. Since fixed assets are financed through long-term funds, the firms which require heavy investment in fixed assets bear a high cost of funds as compared to those firms which require low investment in fixed assets। क्या बोलता है, कहता है अगर हमारा जो नेचर बिजनेस का ऐसा है कि हमें फिक्स एसेट्स में ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए नुकसान भी कभी कभी हो सकता है एज कम्पेयर टू जिसमें हमें फिक्स्ड एसेट्स में अगर कम पैसा लगाना पड़ता तो। इसी तरह से रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स हमारे को अफेक्ट कर सकता है। एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है उस चीज़ के प्रति, तो वो भी हमें जो है अफेक्ट कर सकता है। अब बात करें यहाँ पर हम प्रॉब्लम क्या है डिटरमाइन करने में, किस चीज़ को डिटरमाइन करने में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम किस तरह से लेकर चलें, क्योंकि हमारे पास जो कॉस्ट वर्ड है ना, इससे हम बहुत तरह की कॉस्ट अलग पढ़ते हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल कॉस्ट, फ्यूचर कॉस्ट। फ्यूचर कॉस्ट के बाद हम रिटर्न अर्निंग की कॉस्ट हम पढ़ चुके, इक्विटी की कॉस्ट हम पढ़ चुके। इसके अलावा एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, स्पॉट कॉस्ट, इतने सारी कॉस्ट होती हैं देखिए। तो इसको किस तरह से लेकर चले, कौन सी कॉस्ट अपनानी है कौन सी नहीं अपनानी, वो भी हमें दिक्कत देता है। तो यहाँ पे हमने लिखा प्रॉब्लम इन डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सबसे पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट और फ्यूचर कॉस्ट को डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या बोलता है, वन मेजर प्रॉब्लम ऑफ द in the determination of cost of capital arise due to difference of opinion regarding the concept of cost itself। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कोस्ट जो वर्ड है वो अपने आप में ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि भाई हमें कोस्ट कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं। वैसे ही हमारे पास जो प्रॉफिट वर्ड होता है वो भी हमें जो है थोड़ी सी दिक्कत देता है। क्यों दिक्कत देता है, क्योंकि प्रॉफिट कौन सा लेना है, नेट प्रॉफिट लेना है, ग्रोस प्रॉफिट लेना है, आफ्टर टैक्स लेना है, बिफोर टैक्स लेना है, इस तरह से दिक्कत देता है। भाई मैंने कैलकुलेट किया प्रॉफिट, कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, कहता मैं आफ्टर टैक्स के बाद बताया था, मैं तो तेरे को मैं तो ऐसे बोल दूंगा और मैं कह दूँ प्रॉफिट कम है। इस तरह से ये अपने आप में जो है आर्ग्यूमेंट वाला टॉपिक बन जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है। हमें पता है जो बुक वैल्यू होती है, जो हमने बुक, मान लीजिए एक चीज जो है मैं 10 साल पहले खरीदी थी 10 लाख की, क्या वो भी अभी भी वो क्या होगी 10 लाख की होगी या 10 लाख से ज्यादा होगी, 10 लाख से ऑब्वियसली ज्यादा है। मैंने मान लीजिए लैंडेड बिल्डिंग खरीदी थी 10 साल से, तो अब क्या हो गया उसकी वैल्यू 10 लाख से क्या होगी वैल्यू, अब तो बढ़ेगी बढ़ेगी, गारंटी है ना इस चीज की। लेकिन हमारी बैलेंस शीट क्या बताएगी कि भाई आपकी लैंडेड बिल्डिंग कितने की है, 10 लाख की है। तो यहाँ पे ये दिक्कत आ जाती है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम इजिली नहीं निकाल पाते, ये इररेलेवेंट टॉपिक बन जाता है हमारे लिए, फिर इससे हम डिसीजन नहीं ले सकते। ऐसे ही फ्यूचर कॉस्ट, फ्यूचर एस्टिमेट्स कॉस्ट शुड बी कैलकुलेटेड फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग के पर्पज के लिए हम फ्यूचर कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं। अब हमें पता है जो हम एस्टिमेट करते हैं वो ये तो है ना एग्जैक्टली उतने ही हमारी कॉस्ट आएगी, उससे कम भी हो सकती है थोड़ी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, तो ये भी दिक्कत देता है हमें। तो इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स है इसके अंदर। इस तरह से नेक्स्ट कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी किस तरह की प्रॉब्लम देता है। द कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द शेयर होल्डर। अब यहाँ पे ये जो कॉस्ट बनती है वो कैसे बनती है, कहता
जो रेट ऑफ रिटर्न होगी जो एक्सपेक्ट करते हैं कौन, इक्विटी शेयर होल्डर, उसके कारण हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम या ज़्यादा हो सकती है। बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू असेस द एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर बिकॉज दे आर मैनी फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस देयर एक्सपेक्टेशंस। अब जैसे कि मैं आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता हूँ वो चेंज होती रहेगी टाइम टू टाइम, कैसे आप पढ़ रहे हैं कैसे नहीं पढ़ रहे उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी। वैसे ही शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन कब चेंज हो जाए ये कोई नहीं बता सकता। अगर मान लीजिए मार्केट में बूम है तो शेयर होल्डर क्या चाहेंगे कि भाई उनको भी इस चीज़ का फायदा हो, तो वो क्या कहेंगे भाई हमें ज़्यादा डिविडेंड दिया जाए। तो ये भी हमें कई बार दिक्कत दे जाता है कि किस तरह से कैलकुलेट करी जाए इनकी कॉस्ट। इस तरह से रिटेन अर्निंग में भी यही दिक्कत है हमारे पास कि क्या हम किस तरह से इसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करें। हम क्या मानने कि भाई दूसरी जो हम फोरगोन कर रहे हैं वो चीज़, यानी कि हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग वो कितनी है, उसमें भी हमें कई बार दिक्कत देता है। इसी तरह से जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे हैं तो इसमें एक बात और डिस्कस कर लेते हैं, जो इसके वेट्स होते हैं, यानी कि इसको कईयों को ना तवज्जो दी जाती है, यानी कि कुछ को नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। वेट्स हमें सबको पता है, जैसे कि हमने प्लस टू में भी पढ़ा हुआ है, वेट्स यानी कि कुछ नंबर को मल्टीप्लाई करते हुए हमें सोल्व करना होता है। लेकिन उन किस नंबर को किस कॉस्ट को कितनी वेट देनी है वो हमें कैसे पता, इसीलिए इनको असाइन करने में यानी कि नंबर को असाइन करने में कई बार दिक्कतें आ जाती हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम बनती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अलग अलग तरह की कॉस्ट होती हैं, अब हम उसकी डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट लिखा है और फ्यूचर कॉस्ट लिखा है। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है? हिस्टोरिकल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच हैज ऑलरेडी बीन इंकर्ड फॉर फाइनेंसिंग अ प्रोजेक्ट। यहाँ पे पहले से ही एक ऐसी कॉस्ट लगी होती है उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए या फिर उस प्रोजेक्ट में लगी होती है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, ये कैसे कैलकुलेट होती है? कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डाटा, ये पुराने डाटा के बेस पे चलती है। जैसे कि मान लीजिए पिछले साल लास्ट ईयर जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपये 1 टन के, ठीक है। तो मैं यही लगाऊंगा अंदाजा कि भाई अभी भी क्या होगी वो ही टन, मतलब एक टन 1 लाख रुपए का ही आएगा। लेकिन क्या पता इन्फ्लेशन रेट जैसे हमें पता है इन्फ्लेशन होती रहती है, अगर वो हल्का से भी बढ़ जाता है तो क्या हो सकता है कि एक टन हमें 1.5 लाख का भी पड़ सकता है। लेकिन जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, हमने इस तरह से पैसे कलेक्ट कर रहे थे कि एक टन जो है वो 1 लाख रुपए का, तो वो भी हमें दिक्कत दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या हुई, जो हमारी पुरानी वैल्यू थी, जो हमारी पुरानी वैल्यू थी वो रहेगी हमारी कौन सी कॉस्ट? हिस्टोरिकल कॉस्ट। वेरी गुड। फिर फ्यूचर कॉस्ट मैंने आपको बता दिया। फ्यूचर कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? जो एस्टिमेट की जाती है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ फंड्स टू बी रेज्ड फॉर फाइनेंसिंग ए प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए जो हम कॉस्ट मानकर चलते हैं फ्यूचर के लिए, तो वो क्या कौन सी कॉस्ट होती है? फ्यूचर कॉस्ट होती है। इसी तरह से देखिए ये पेपर में नहीं आएगा कि टाइप ऑफ कॉस्ट क्या क्या है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन सी कॉस्ट कैसी होती है। फिर हमें बताया हुआ है स्पेसिफिक कॉस्ट और कंपोजिट या कंबाइंड कॉस्ट। स्पेसिफिक कॉस्ट क्या होती है? जैसे कि मैंने भी आपको बताया था इक्विटी की कॉस्ट क्या होगी, प्रेफरेंस की कॉस्ट क्या होगी, प्रेफरेंस के बाद डिबेंचर्स की या डेट की कॉस्ट क्या होगी, रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट क्या होगी। अगर मैं सिर्फ इक्विटी की बात करता हूं तो वो स्पेसिफिक है, अगर मैं सिर्फ प्रेफरेंस की बात करता हूं तो वो भी स्पेसिफिक में काउंट होगा। यानी कि सिर्फ एक चीज की कॉस्ट निकालना क्या होगा? स्पेसिफिक। कंपोजिट या कंबाइंड कॉस्ट क्या होगी? जब मैं एक दो या दो से ज्यादा की कॉस्ट एक साथ लेकर चलता हूं उसे हम कंपोजिट कॉस्ट या क्या बोलेंगे? कंबाइंड कॉस्ट भी बोल सकते हैं। यानी कि इसको हम ओवरऑल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। यानी कि जब हम हर एक चीज को यानी कि इन चारों चीजों की कॉस्ट एक साथ निकालते हैं तो उसे हम ओवरऑल कॉस्ट बोला जाता है, जिसको हम के ओ से डिनोट करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट, आज जो है मुझे पता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, अब हम थर्ड और फोर्थ पॉइंट को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी जो टॉपिक है यानी कि बेसिक हमने डिस्कस लगभग कर लिया, फिर हम नेक्स्ट वीडियो कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लास्ट है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट हमें पता है कि हमारे पास जितनी भी ऑब्जर्वेशन होंगी उन सबको प्लस करना है, जितनी ऑब्जर्वेशन हमने ली उससे डिवाइड कर देना है, तो एवरेज कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? जब हम एक नई चीज यानी कि इक्विटी के हमारे पास 1 लाख इक्विटी शेयर थे, अब हम उसको क्या करें बढ़ाकर 2 लाख इक्विटी शेयर कर रहे हैं, इनकी जो बीच की कॉस्ट होगी वो क्या होगी? मार्जिनल कॉस्ट होगी। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। एक्सप्लिसिट कौन सी कॉस्ट होती है? जो हमें बिजनेस के बाहर पे करनी पड़ती है, जैसे कि यहाँ लिखा भी है एक्सप्लिसिट कॉस्ट में बी डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड दैट द फर्म हैज टू पे टू द सप्लायर ऑफ फंड्स। यानी कि जो फंड्स को सप्लाई कर रहे हैं उनको पे करना कौन सी कॉस्ट कहलाती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती है।
और इम्प्लिसिट कौन सी कॉस्ट होती है? इम्प्लिसिट को हम एक और नाम से जानते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। वो जैसे कि हमने बताया मैंने आपको कि वो उसे रिटेन अर्निंग की कॉस्ट भी कहा जा सकता है और ये बिजनेस के बाहर कहीं नहीं जाती। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो मैंने आज आपको क्या क्या करवाया उसको एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इसका मीनिंग डिस्कस किया था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होती है। फिर उसके बाद मैंने आपको इसके जो है सिग्निफिकेंस करवाए थे। सिग्निफिकेंस में हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा और बीच में हमने उसकी प्रॉब्लम्स भी पढ़ी थी। तो आज हमने ये डिस्कस किया। कल की वीडियो में इसके फॉर्मुलाज वगैरह और उसके कुछ टॉपिक्स मैं और करवाऊंगा, यानी कि फॉर्मूला और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो से आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे, 1 to जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।